वनस्पतियों में पाया जाने वाला सेल्यूलोज क्या है? तो हमारी धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनके कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। और आजकल यूपीएससी में एक ट्रेंड हो गया है, सेल्यूलोज पर क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में और प्रीलिम्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सेल्यूलोज की मदद से बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायो ईंधन बना सकते हैं। और ये जिस दिन से शुरू हो गया, अगर प्रचलन में जब से आ जाएगा कि हम सेल्यूलोज की मदद से बायोफ्यूल का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी में करना शुरू कर देंगे, तो वो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा हमारे रोजमर्रा के जीवन में। तो यूपीएससी में ये जो ट्रेंड है सेल्यूलोज पे क्वेश्चन आने का, आज हम उससे उसी से जुड़े हुए टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्योंकि सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये हम बात करेंगे। उसके बाद सेल्यूलोज से जुड़ी हुई तीन प्राकृतिक क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में बनने के बाद अगर धरती पर वो पादक सामग्री गिरती है, तो उसका अपघटन होता है, विघटन होता है। तो कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं हैं और वो कौन सा साइंस है जो उसके पीछे इन्वॉल्व है, उन सभी प्राकृतिक क्रियाओं के रासायनिक चरण पर बात करेंगे। और फिर यूपीएससी में सेल्यूलोज पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पे बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट का मतलब होता है पानी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बो और हाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कार्बन का हाइड्रेट। इसका मतलब अगर हाइड्रेट पानी में कार्बन के अणु जुड़ते हैं तो साधारण तौर पे ये परिभाषा हम दे सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पानी के जैसा ही होता है। मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 का रेशियो होता है। यही अनुपात कार्बोहाइड्रेट में भी होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 के रेशियो में होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोफिल युक्त शैवाल, जीवाणु, पौधे और वनस्पतियों की कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करती हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बॉडी है, उसमें ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। सैकेराइड का मतलब शुगर, यानी कि चीनी से संबंधित। तो आमतौर पर कार्ब जो ये आप आजकल फिटनेस की दुनिया में सुनते हैं कि ज्यादा कार्ब मत लीजिए, आपकी बॉडी में वेट गेन होगा। तो ये कार्ब वही शुगर की मात्रा कम करने की बात न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। वैसे अगर सैकेराइड की बात करें, सैकेराइड की टर्म में कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसेकेराइड का जो सूत्र है वो CnH2nOn है। एन का मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे Cn का मतलब कार्बन के नंबर्स n होंगे, हाइड्रोजन के 2n होंगे और ऑक्सीजन के n होंगे। तो ये मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला है। ओलिगोसेकेराइड में यहाँ पे n की जगह पे n-1 हो जाता है। और पॉलीसेकेराइड में का जो फॉर्मूला है वो है C6H10O5, और उसका x टाइम्स, मतलब x का मतलब 1 2 3 4 5 6 टू द 9, वो कुछ भी हो सकता है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड को अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब उनके एक तरह से पॉलीमर है। पॉली का मतलब कई। तो कार्बोहाइड्रेट फलों में फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको लैक्टोज कहते हैं। और शर्करा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सुक्रोज कहते हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। फलों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनको फ्रक्टोज कहते हैं, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनको लैक्टोज कहते हैं, और शर्करा में सुक्रोज कहते हैं इनको। जो पॉलीसेकेराइड है, ये जो पॉलीसेकेराइड है, जल अपघटन की क्रिया के बाद कई भागों में टूट जाता है।
तो ये क्या कह रहा है, ये आपका पॉलीसैकेराइड है। जल अपघटन का मतलब किसी भी पदार्थ में से पानी के अणु का बाहर निकलना, मतलब H2 अगर बाहर निकल जाएगा तो हम कह देंगे जल अपघटन की क्रिया हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई। तो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीसेकेराइड कई मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। और पॉलीसेकेराइड के उदाहरण क्या है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो जो सेलुलोज हम पढ़ेंगे आज के क्लास में, वो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। तो पौधों की कोशिकाओं में जो पाया जाता है, जो पाने वाले वाला जो सेलुलोज है, वो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। और सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। जो सेल वॉल है, कोशिका की जो दीवार है, वही सेलुलोज होती है। सेलुलोज का एक बड़ा खास गुण होता है कि ये पानी और कार्बनिक यौगिकों में घुलता ही नहीं है। पानी और कार्बनिक यौगिकों में सेलुलोज घुलता नहीं है, लेकिन अमोनियम क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जिनमें घुल जाता है। किसमें किसमें? एक तो अमोनियम क्यूप्रिक ऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दो जगहों पे घुल जाता है। ये सेलुलोज की प्रॉपर्टी हो गई। ये चित्र देखिए, जैसे ये पौधा है, पौधे की पत्ती है, पत्ती के सेल के दीवार है। तो इन्हीं में सेलुलोज, आप देखिए सेलुलोज, सेलुलोज फाइबर्स हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है जो पौधों की पत्तियों की सेल्स की दीवारों में पाए जाते हैं। हरे पौधे कई प्रकार के शैवाल और ओमिसीड्स, इनकी जो सेल की दीवार होती है उसमें निश्चित रूप से हर हाल में सेलुलोज पाया जाता है। ओमिसीड्स क्या होते हैं? एक तरह के प्लांट पैथोजेंस होते हैं, जो कि छोटी छोटे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं ओमिसीड्स की वजह से आपने देखा होगा कि कई बार पौधों में विभिन्न तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर उनमें कोई अंकुरण होता है तो अंकुर झुलस गया, या पौधों के जड़ सड़ने लगते हैं, पत्तियां झुलसने लगती हैं, फफूंद जमने लगता है, तो यही जो ओमिसीड्स की वजह से होता है। तो विभिन्न प्रकार के शैवालों, ओमिसीड्स और सभी पौधों की सेल की जो वॉल होती है वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। जो कपास का रेशा होता है, कॉटन फाइबर, उसका 90% सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि इसरो ढेर सारे सैटेलाइट भेजता है, और रॉकेट की मदद से सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं ताकि सैटेलाइट को थ्रस्ट दिया जा सके। तो वो, उसमें जो ठोस ईंधन भरा जाता है रॉकेट में, वो गन कॉटन से मिलकर बना होता है। गन कॉटन, उसको गन कॉटन कहते हैं। और गन कॉटन क्या है? वो भी एक तरह का सेल्यूलोज है। कैसा सेल्यूलोज है? वो नाइट्रो सेल्यूलोज है, या अगर उसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो है सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट। सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रो सेल्यूलोज। तो आप देखिए सेल्यूलोज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इससे विस्फोटक बनाए जा सकते हैं और ठोस ईंधन बनाए जा सकते हैं। सेलुलोज एक गंधहीन, बायोडिग्रेडेबल और स्वादहीन यौगिक है। इसका उपयोग मिट्टी के जीवों के विविध समूहों द्वारा किया जाता है। कौन से जीव इसका उपयोग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए? पेनिसिलियम एस्परगिलस, ये जो कवक होते हैं, ये करते हैं। और बैक्टीरिया भी करते हैं इनका इस्तेमाल अपने सर्वाइवल के लिए। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसेज और स्यूडोमोनास, ये जो दो बैक्टीरिया हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सेलुलोज की जो मॉलिक्यूलर संरचना है, देखिए ये ग्लूकोज के 3 यूनिट्स हैं, ग्लूकोज की इकाइयां हैं। और आप इसमें देखिए, ये तीनों इकाइयां, मतलब एक सेकेराइड हो गया, ये तीन मिलके पॉलीसेकेराइड हो गया। तो ग्लूकोज एक, सेलुलोज एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। इसमें एक बंध होता है, बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब, जिससे सेलुलोज के अणुओं में एक खास तरह का बॉन्ड होता है। ये जो रेड कलर का बॉन्ड हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं बीटा एसिटल बॉन्ड। बीटा एसिटल बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम याद रखिएगा। इस ये बॉन्ड जो होता है, सेलुलोज को विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए खास तरह की विशेषताएं प्रदान करता है। तो इस सेलुलोज का जो बॉन्ड है,
उसका नाम है बीटा एसिटल बॉन्ड। ये हमने रेड कलर में यहाँ पे दिखाया है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जिस पर आपके एग्जाम में सवाल बन रहे हैं। आपके एग्जाम में सवाल क्या बन रहे हैं? सेलुलोज की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बायोफ्यूल बनाए जा सकते हैं। तो बायोफ्यूल कैसे बनता है और उसके पीछे का साइंस क्या है? किस साइंस की मदद से हम सेलुलोज की मदद से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, या वो कौन सी रासायनिक क्रियाएं हैं जो सेलुलोज का शुरुआती चरण अंत में बायोफ्यूल बनने के रास्ते की ओर ले जाता है? तीन प्रक्रियाएं हैं, सिर्फ तीन प्रक्रियाएं हैं। ये तीनों प्रक्रियाओं के आपको नाम याद रखने हैं और उसमें जो चरण है उनको याद रखने हैं। नाम क्या है? आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बायोसिंथेसिस, सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस। ये तीन प्रक्रियाएं हैं बच्चों, एकदम याद रख लो टिप्स पे। क्या तीन प्रक्रियाएं हैं? जो सेल्यूलोज से जुड़ी हुई तीन प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचर में इन्हीं तीन प्रक्रियाओं के रास्ते से सेल्यूलोज होकर गुजरता है। बायोसिंथेसिस का मतलब जिसकी मदद से सेल्यूलोज का निर्माण हुआ। उसके बाद सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस क्या है? जब वनस्पति सामग्री जमीन पर गिरती है तो सेल्यूलोज का अपघटन कैसे होता है, सेल्यूलोज कैसे टूटता है विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए, तो वो है सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस। तो बायोसिंथेसिस क्या है? ये जुड़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। और सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस क्या है? ये टूटने की प्राकृतिक क्रियाएं हैं। याद रखिएगा, ये तीन, इन दोनों में यही अंतर है। बायोसिंथेसिस का मतलब जब पौधों में सेल्यूलोज जो बनेगा उसके बनने की प्रक्रिया क्या होगी, वो बायोसिंथेसिस है। तो जुड़ने की प्राकृतिक क्रिया है। और सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस क्या है? टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो बायोसिंथेसिस होता कैसे है? ये पहला जो नेचुरल प्रोसेस है उसको देखते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन मुख्य रूप से सेल्यूलोज में बदल जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? सनलाइट की मदद से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने लिए भोजन बनाते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस है। तो यही प्रकाश संश्लेषण के समय, फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन सेल्यूलोज में बदल जाता है। यानी कि सेल्यूलोज और कुछ नहीं, कार्बन का एक वाइटल केमिकल स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन से ही जीवन संभव है। हमारा जो पूरा जीवन है कार्बनिक पदार्थों या ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही चलता है। पूरे इस संसार में सारा जीवन, जहां भी जीवन है वहां पे कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है। ये अलग बात है कि आज ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति की वजह से और जो वातावरण, जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसने कार्बन को एक समस्या के रूप में पैदा कर दिया है। तो वो एक अलग मुद्दा है। और जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन सेल्यूलोज में बदल जाता है। तो सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो हमने भी पहले बताया। और ये पौधों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जब मकान बनते हैं तो उस ब्लॉक होते हैं ना, ईंटें, ईंटों से मकान बनता है। उसी तरह सेल्यूलोज पौधों, वनस्पतियों और जितनी भी वनस्पति सामग्री है उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है इसी क्रिया में, रोसेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्स। इसको इसको आपको याद रखना है। ये क्या है? इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? पौधों में होता है, अपनी कॉपी में नोट करिए, रोसेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस, आरटीसी। ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। आरटीसी क्या करते हैं? पौधों की जो प्लाज्मा झिल्ली है वहीं में सेल्यूलोज को संश्लेषित करते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं आरटीसी, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इन्हीं की मदद से पौधों की प्लाज्मा झिल्ली में सेलुलोज का संश्लेषण होता है। बायोसिंथेसिस का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है आरटीसी, रोसेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस। क्या है आरटीसी? आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये ये जो सबसे जो बड़ा चित्र है, यह एक आरटीसी को बताता है। ये जो है ये एक आरटीसी है। तो इसकी संरचना आप देखिए, इसमें आप देखिए छह छह सिलेंडर्स हैं।
कुल 6 सिलेंडर है, और एक बड़ा सिलेंडर 6 छोटे छोटे सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसकी जो सब यूनिट है वो ये है, और इसकी भी सबसे जो छोटी यूनिट है ये है। लेकिन आरटीसी आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है। होता है क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। और इसकी संरचना क्या है, हेक्सामेरिक प्रोटीन। हेक्सा का मतलब 6। आप देख रहे हैं ना, एक पूरे स्ट्रक्चर में 6 सिलेंडर हैं, और एक सिलेंडर में 6 छोटे छोटे सिलेंडर हैं। तो आरटीसी की जो स्ट्रक्चर है एक तरह के हेक्सामेरिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर जैसी होती है। और इसका डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। और ये क्या करता है, इसके भीतर सेलुलोज का संश्लेषण करने वाले एंजाइम होते हैं। उस ओ एंजाइम का नाम क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। यहां इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी आरटीसी को समझिए। तो आरटीसी का आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। और आरटीसी में क्या होते हैं, खास तरह के एंजाइम होते हैं जो कि प्लाज्मा झिल्ली में सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। और अगर इसका अगर अनुप्रस्थ काट देखें तो ये देखिए, अगर उसको ऊपर से अगर हम काट दें तो काटने के बाद इस तरह की संरचना मिलेगी। 6 6 सिलेंडर्स के 6 आकृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो ये तो आरटीसी भाई साहब की कहानी हो गई। आरटीसी में जो एंजाइम होता है, सेलुलोज सिंथेज एंजाइम होते हैं। और ये क्या करते हैं, सेलुलोज श्रृंखलाओं को संश्लेषित करते हैं। आरटीसी में सेलुलोज सिंथेज एंजाइम होते हैं जो विभिन्न सेलुलोज श्रृंखलाओं को सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो पहला चरण है यही बायोसिंथेसिस है। बायोसिंथेसिस आप समझ गए, बहुत ही सिंपल था। अब इसका जो दूसरा चरण है ब्रेकडाउन, जब पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो उनका अपघटन शुरू हो जाता है, और उसमें जो पहला जो रासायनिक क्रिया है वो है सेल्यूलिसिस। सेल्यूलिसिस ये ब्रेकडाउन की प्रक्रिया है। इसके पहले जो हमने जोड़ा वो जुड़ने की प्रक्रिया थी। बायोसिंथेसिस जोड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन सेल्यूलिसिस क्या है, टूटने की प्रक्रिया। ये कैसे होती है, सेल्यूलिसिस का मतलब होता है सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस। सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब बताया था, पानी के एक अणु का बाहर निकलना ही हाइड्रोलिसिस है। यानी कि सेलुलोज में से पानी के एक अणु का बाहर निकलना, सेल्यूलोज में से पानी के एक अणु का बाहर निकलना सेल्यूलिसिस कहलाएगा। तो ये सेल्यूलिसिस का पहला चरण है। और फिर ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड्स में तोड़ देते हैं। सेल्यूलिसिस की प्रक्रिया के दौरान सेल्यूलोज क्या होगा, छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में टूट जाएगा। और उसको क्या कहेंगे, उसके नाम आप याद रखिए, उसको कहेंगे सेलोडेक्स्ट्रीन्स। ये एक तरह के ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं, सेलोडेक्स्ट्रीन्स। इसका भी नाम अपनी कॉपी में नोट करो, सेलोडेक्स्ट्रीन्स। तो जल अपघटन के बाद ये जो सेल्यूलोज होता है छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स में टूट जाता है, जिसको कहते हैं सेलोडेक्स्ट्रीन्स। और यहां पर भी एक खास तरह का एंजाइम होता है, इसका नाम नोट करो, सेल्यूलेज। सेल्यूलेज, इसका नाम नोट करिए, सेल्यूलेज। ये क्या करता है, पॉलीसेकेराइड की टूटने की प्रक्रिया को बीटा ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड में कैटेलाइज करता है। मतलब उसको कैटेलाइज करके बीटा ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड में तोड़ता है। तो यहां पर कौन से एंजाइम का काम है, सेल्यूलेज। तो सेलुलेज और सेल्यूलोज में अंतर आप समझ लीजिए। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलेज क्या है, एक तरह का एंजाइम है। सेल्यूलेज क्या है, एक तरह का एंजाइम है। और सेल्यूलोज जिसकी हम बात करें वो पॉलीसेकेराइड है। ये आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट लिखवा दिया है। और कभी कभी आपके प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन बनता है, जब अगर एक ट्रेंड बनता जा रहा है सेल्यूलोज पे क्वेश्चन पूछने का, तो ये भी छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए कि यहाँ पे सेल्यूलेज क्या है, उसकी स्पेलिंग देख लीजिए। ये एंजाइम है। एंजाइम का मतलब एक तरह का प्रोटीन। और सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
और इस प्रकार टूटने की प्रक्रिया के दौरान जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, पूरी सृष्टि में फैला देते हैं, फैलाने लगते हैं। और जब सृष्टि में वो चीजें फैलेंगी तो जो पशु होंगे, एनिमल्स होंगे, उस पादप सामग्री को अपना भोजन बनाएंगे। तो ये जो पदार्थ है पशुओं के शरीर में जाते हैं, और वहां जाकर क्या होता है, मवेशियों की संरचना, शरीर की संरचना ऐसी होती है, उनका इंटेस्टाइन ऐसा होता है, उनके आंत की संरचना ऐसी होती है कि उस सेल्यूलोज को आसानी से पचा सकते हैं। और क्यों पचाते हैं, क्योंकि आंतों में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन की मदद से वो पॉलीसेकेराइड में जो कार्बन होता है उसको पचा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो मवेशियों के शरीर में इसका मतलब कार्बन जमा होता है, और ये कार्बन कार्बन चक्र का हिस्सा है, कार्बन चक्र का हिस्सा है। तो जो दूसरा जो चरण है, इसमें भी जो चीजें हो रही है वो नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। क्या है नेचुरल प्रोसेस? ये कार्बन साइकिल सेलुलोज की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के दौरान होता है। आप ये गाय का हमने चित्र दिखाया है कि गाय जब कोई भोजन लेती है तो फिर क्या होगा, कार्बन सामग्री उसके शरीर में पहुंचती है, और ये फर्मेंटेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीजें इसके आंत में ये चीजें बनती हैं। फिर मीथेन जो है इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो काऊ का जो ह्यूमन है उसके भीतर ये सारी चीजें, ये गतिविधियां होती हैं, ये साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं काऊ के शरीर में। तो यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देना है। तीन महत्वपूर्ण चीजें क्या है? मवेशी इस कार्बन का उपयोग सेल्यूलोज को रिसाइकिल भी करने में भी करते हैं, अपने दूध के उत्पादन में करते हैं, और उनकी जो दूसरी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं उसमें करते हैं। तो ये मवेशियों द्वारा सेल्यूलोज का पहला इस्तेमाल हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब उनके मल के द्वारा मल सामग्री बाहर निकलती है तो उसमें भी बाई प्रोडक्ट के रूप में मीथेन बाहर निकलता है, और ये मीथेन पौधे अवशोषित करते हैं, और इसके बाद कार्बन वापस वायुमंडल में लौट आती है। और जब वायुमंडल में कार्बन आती है, ये मीथेन आता है, तो ये मीथेन टूटने में लगभग 10 साल लगते हैं, और 10 साल के बाद ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपके कार्बन चक्र का हिस्सा बन जाती है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने पर पौधे फिर से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर से उस कार्बन को वापस सेलुलोज में बदल सकते हैं। तो फिर पौधों में फिर सेलुलोज आ गया, और मवेशी फिर उस पौधों को खाएंगे तो उनके शरीर में सेलुलोज जाएगा, और इस तरह एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक साइकिल का भी हिस्सा है। ये देखिए चित्र में मैंने दिखाया है कि ये साइकिल कैसे हो रहा है। पौधों, प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं, पौधों ने फोटोसिंथेसिस की मदद से सेलुलोज सामग्री अपने अंदर जमा किया, बायोसिंथेसिस हुआ इनके अंदर। उसके बाद मवेशियों ने खाया, मवेशियों ने मल सामग्री के द्वारा इसको मीथेन के रूप में छोड़ा, सेलुलोज को नहीं छोड़ा, मतलब मीथेन निकाला, और जो भी मल सामग्री में भी सेलुलोज की कुछ मात्रा होती है, और ये मीथेन लगभग 10 से 12 साल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए फिर से उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि मवेशियों से निकलने वाली मीथेन वातावरण में नया कार्बन नहीं जोड़ रही है, बल्कि ये बायोजेनिक कार्बन चक्र के माध्यम से कार्बन के नेचुरल साइक्लिक का हिस्सा है। ये चीज आपको समझना है। तो ये दो चीजें हो गई आपके द्वारा, बायो बायोसिंथेसिस और सेल्यूलिसिस, ये दो चरण हो गए। अब तीसरा चरण होता है सेल्यूलोज के लिए। ये क्या होता है? थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस, थर्मो का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर का बढ़ना। तो जब टेम्परेचर को, ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है सेलुलोज को, तो फिर क्या होता है वो इस चरण में हम पढ़ेंगे। ये तीसरा चरण है। तो पहला चरण था जोड़ने का चरण, दूसरा चरण था टूटने का चरण, और ये जो तीसरा चरण है ये भी क्या है? टूटने का चरण है, थर्मोलिसिस। अब देखिए इसमें टूटने का क्या चरण है। लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड की से ज्यादा टेम्परेचर पर
सेलुलोज में थर्मोलिसिस होने लगती है। इसी थर्मोलिसिस को पैरोलिसिस भी कहते हैं। इसो थर्मोलिसिस को पैरोलिसिस कहते हैं। और ये टूट जाता है सॉलिड चार। सॉलिड चार का मतलब, चार का मतलब क्या हो गया, कार्बन में जब नमी मिली होती है तो उसे चार कहते हैं। वेपर्स, एरोसॉल और गैसेस, कौन सी गैसेस निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो इस थर्मोलिसिस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या बनता है? चार, ठोस चार बनता है। चार क्या है? कार्बन में जब नमी मिली होती है उसको चार कहते हैं। वेपर्स बनते हैं, एरोसॉल बनते हैं, और कुछ गैसें बनती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर सेमी क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो पॉलीमर है रिएक्ट करता है, और ये होता है पैरोलिसिस टेम्परेचर में 350 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में। और ये क्रिया होती है बहुत ही कुछ सेकंड के भीतर ही थर्मोलिसिस का ये चरण पूरा हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, थर्मोलिसिस पर आपने देखा कि सेलुलोज ठोस से द्रव में बदला, फिर गैस में बदल जाता है, और यहां पर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बायो ऑयल प्राप्त होता है। यही बायो ऑयल आपका बायोफ्यूल है जिसकी बात की जा रही है, और जिसकी वजह से ये सेलुलोज इंपॉर्टेंट हो गया है आपकी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए। तो थर्मोलिसिस की जो प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया है, यहां पर जो सेलुलोज होता है ठोस से द्रव में बदलता है और फिर गैस में बदल जाता है। और ये जो टेम्परेचर है 500 डिग्री का टेम्परेचर, यहां पर बायो ऑयल प्राप्त होता है, बायोफ्यूल प्राप्त होता है। तो क्या भविष्य है इन सारी प्रक्रियाओं का? आमतौर पर सेल्यूलोज का इस्तेमाल पेपर बोर्ड और पेपर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन सेल्यूलोसिक जो इथेनॉल बनाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, सेल्यूलोसिक इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है। और यही बायोफ्यूल हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बायोफ्यूल बन जाता है तो पेरिस जलवायु समझौते में भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो ये सारी बातें हुई सेल्यूलोज से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने बात किया, और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं और उससे उसमें जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व थे वो हमने बात किया। कुछ और फैक्ट्स पे चलिए बात कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का क्या रोल है और ये कैसे काम करता है? हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन कैसे होता है, इसको देखते हैं। मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन कैसा होता है? सेल्यूलोज एक प्लांट फाइबर है जिसको हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, और जब चीजें पच नहीं पाएंगी तो उनका वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी तो ऊर्जा के रूप में उनका उपयोग करना मुश्किल होता है। हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जिसकी वजह से उसमें जो बीटा एसिटल जो कनेक्शन है उसको घोला जा सके। अभी लेक्चर के मैंने शुरू में मैंने बताया था कि बीटा एसिटल कनेक्शन होता है, लिंकेज होता है। तो हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जो कि उसके बीटा एसिटल कनेक्शन को तोड़ दें। यही है बीटा एसिटल कनेक्शन। तो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जिसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और हमारे लार में जो एंजाइम होते हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तो पचा देते हैं क्योंकि उनको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, लेकिन ये बीटा 1,4 को हमारे लार में जो पाए जाने वाले एंजाइम है उसको नहीं तोड़ पाते हैं। इसी वजह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो पाचन तंत्र है, सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। यही मैंने बताया था, बीटा जो एसिटल बॉन्ड है, ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है यही बीटा एसिटल बॉन्ड है, जिनको हमारे लार में जो एंजाइम होते हैं इनको पचा नहीं पाते हैं। तो मानव शरीर का जो पाचन तंत्र होता है सेल्यूलोज के मोनोसेकेराइड लिंकेज को तोड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन हमारे शरीर में सेल्यूलोज नहीं पचता है, इसके बाद भी यह हमारे इंटेस्टाइन को ठीक से चलने में मदद करता है क्योंकि इसमें काफी फाइबर होते हैं। और हमारे बॉडी को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर रूप से, सुचारू रूप से चलने के लिए डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर खाइए।
तो फलों और सब्जियों की मात्रा हम ज्यादा लेते हैं और इसमें सेलुलोज कम मात्रा में होता है। फलों और सब्जियों में इतना होता है कि हम आसानी से इसको पचा जाते हैं। और ये सेलुलोज एक तरह से रफेज के रूप में काम करता है। तो रफेज का मतलब ऐसा फाइबर जो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करे और आसानी से मल के रूप में बाहर निकल जाए और हमारी कोलन को, हमारी आंत को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करे। यूपीएससी 2022 में जो सवाल आया है वो ये है, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हर साल पृथ्वी की सतह पर बड़ी मात्रा में पादप सामग्री सेलुलोज के रूप में जमा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य अंतिम उत्पादों के उत्पादन से पहले यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है? ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 150 शब्द में लिखना है। तो इसमें आप शुरुआत में एक एक दो लाइन सेलुलोज के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फिर जो जो हमने तीन महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं बताई हैं वो आपको लिखना है। बायोसिंथेसिस, सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस, ये तीन रासायनिक प्रक्रियाएं आप पूरा विस्तार में लिखेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। बायोसिंथेसिस जोड़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया है, सेल्यूलिसिस और थर्मोलिसिस टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया है।